चलिए हम बात करने वाले हैं हमारा नेक्स्ट लेक्चर। यहाँ पे हमने बहुत सारे एसएससी जेईई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर चुके हैं। अब हम बात करने वाले हैं यहाँ पर आपका सोम ही चल रहा है, इसका जो हमारा बच गया था क्या डिफ्लेक्शन वाला पार्ट, वो यहाँ पर देखने वाले हैं। ठीक है, तो आपका फिर से एक बार स्वागत है हमारे चैनल सिविलो फैन में। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं आपके एसएससी जेईई वगैरह के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के बारे में। अब इसके बाद में ये वाला जब हमारा खत्म हो जाएगा, उसके बाद में हम और भी दूसरे दूसरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेके आने वाले हैं, जैसे कि स्टेट एई का हो गया, फिर आपका ईएससी का हो गया, देन गेट का हो गया, देन गुप्ता एंड गुप्ता डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, और एक मेडी की टेस्ट सीरीज भी मैं यहाँ पे आपके लिए एडिशनल तौर पे डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है, चलिए बिना टाइम को गवाए हुए हम यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे क्या बोल रहा है, तो आपका यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द डिफ्लेक्शन ऑफ अ बीम में बी रिड्यूस्ड बाय, डिफ्लेक्शन ऑफ बीम में बी रिड्यूस्ड बाय, मतलब कि जो बीम में आपका डिफ्लेक्शन होता है उसको हम कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, है ना। तो इंक्रीज डेप्थ ऑफ द बीम, डेप्थ ऑफ द सेक्शन, इंक्रीज द डिग्री ऑफ इंड restraint, increase width of the section, any one or all the above। इसका आपका आंसर रहेगा डी। ठीक है, मतलब डी में से कोई भी एक को आपने क्या किया, बढ़ाया, तो आपका डिफ्लेक्शन कम होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, रिड्यूस होना स्टार्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्या बोल रहा है, स्लोप एट द सपोर्ट ऑफ सिंपली सपोर्टेड बीम ऑफ इफेक्टिव स्पान एल विद सेंट्रल पॉइंट लोड डब्ल्यू। सिंपली सपोर्टेड का क्या बोल रहा है यहाँ पे, स्लोप बोल रहा है। ठीक है, स्लोप, तो स्लोप आपका यहाँ पे हो जाएगा सिंपली ए। ठीक है, तो सिंपली है, देखो याद करने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ। सिंपली बोले तो 16। ठीक है, डब्ल्यू एल स्क्वायर 16 ई आई। ठीक है, सिंपली बोले तो यहाँ पे 16, और स्लोप में ऑलवेज ये याद रखना कि स्क्वायर आता है और डिफ्लेक्शन में आपका क्यूब आता है। राइट, 1 डिग्री बड़ा होता है। चलो आगे बढ़ते हैं। पॉइंट आउट ऑफ द करेक्ट मैचिंग, मतलब करेक्ट मैच करना है कि किसके लिए क्या है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा कैंटिलीवर बीम अंडर पॉइंट लोड एट टिप, कैंटिलीवर बीम अंडर पॉइंट लोड एट टिप। इसके बाद में कैंटिलीवर बीम अंडर यूडीएल, सिंपली सपोर्टेड बीम अंडर सेंट्रल पॉइंट लोड। तो इनमें क्या कौन कौन सा होगा अपने को बताना है। सिंपली सपोर्टेड बीम अंडर यूडीएल। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे बना लेता हूँ कैंटिलीवर बीम अंडर पॉइंट लोड एट टिप बोल रहा है ना, तो ये आपकी बीम है और ये पॉइंट लोड आपका ये है। फिर ये पहला हो गया, बी का आपका है कैंटिलीवर बीम अंडर यूडीएल, ये यूडीएल है। फिर उसके बाद में सी है आपका सिंपली सपोर्ट सेंट्रल पॉइंट लोड, डी है आपका सिंपली सपोर्टेड अंडर यूडीएल। ये वाला। ठीक है, अब यहाँ पे अपने को देख लेना है कि किसके लिए क्या है। राइट, तो चलिए यहाँ पे एक तो ये मतलब क्यूब, ये सब चीज़ है ना, तो सबसे पहली यहाँ पे जो होगी आपकी वो क्या हो जाएगा, सिंपली सपोर्टेड बीम का ये वाला, इसका ये आपका डब्ल्यू एल क्यूब बाई 48 ई आई। ठीक है, डब्ल्यू एल क्यूब बाई 48 ई आई, ये हो जाएगा। नेक्स्ट चल लेते हैं। नेक्स्ट आपका यूडीएल के लिए कौन सा हो जाएगा नेक्स्ट, तो भाई यहाँ पे करेक्ट मैचिंग बोल रहा है ना, करेक्ट मतलब कि इनमें से कौन सा करेक्ट है। ये सब तो सब फर्जी है, ये सब है ना। बाकी यहाँ पे जरा देखना, ये यहाँ पे 4 नहीं है ना, ये सिर्फ 48 है, 48, तो ये आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है तो वैसे गलत ही है, फिर भी यहाँ पे डब्ल्यू एल क्यूब बाई 48 ई आई हो जाएगा। राइट, ये चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। यहाँ पे आपका 5.4 का जरा चेक करते हैं क्या बोल रहा है, फॉर कैंटिलीवर बीम, फॉर कैंटिलीवर बीम, ठीक है, फॉर कैंटिलीवर बीम ऑफ लेंथ एल कैरिंग ट्रेंगुलर
लोडिंग ऑफ इंटेंसिटी डब्लू। ठीक है, जैसे कि मतलब एक कैंटिलीवर बीम है और क्या बोल रहा है, एट द सपोर्ट, सपोर्ट मतलब सपोर्ट पे डब्लू एंड जीरो एट द फ्री एंड, जीरो एट द फ्री एंड, राइट। तो द स्लोप ऑफ द फ्री एंड इज गिवन बाय, तो इसमें आपका स्लोप क्या हो जाएगा बोल रहा है, राइट। तो आपकी ऐसी है लोडिंग, ये है, देन ये हो क्या है, तो आपकी ऐसी लोडिंग कंडीशन है यहाँ पे, राइट। अब इसमें ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, तो इसके लिए आप सिर्फ है 24, राइट, 24/EI, मतलब डब्ल्यू एल क्यूब बाय 24 EI, राइट। तो ऐसा यदि रहा, ऐसे यदि रहा तो आपका कितना आ जाएगा, 24, राइट, 24। तो इसको याद रखने का सिंपल तरीका है, जैसे ये एच आई है ना, तो यहाँ पे जरा देखो, 1 2 3 ट्रेंगल है ना, ट्रेंगल में 3 साइड हो गई, ट्रेंगल में 3 साइड हो गई, ठीक है। और यहाँ से आप क्या कर दो, 2 - 4 कर दो तो आपका 3 आ गया। तो ऐसे यहाँ पे याद रख लो, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं, याद रखना कैसे भी करके। उसके बाद चलो, डिफ्लेक्शन ऑफ द फ्री एंड, डिफ्लेक्शन ऑफ द फ्री एंड कैंटिलीवर बीम हैविंग कंसंट्रेटेड लोड, कैंटिलीवर कंसंट्रेटेड लोड W एट मिड स्पान इज गिवन। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, ये क्या बोल क्या रहा है जरा चेक करना। डिफ्लेक्शन ऑफ द एंड कैंटिलीवर बीम, कैंटिलीवर बीम है आपकी, ठीक है। और यहाँ पे आपका बोल रहा है कि जो कंसंट्रेटेड लोड है एट मिड स्पान बोल रहा है, इस तरीके का है ना, इस तरीके का आपका बोल रहा है। तो इसमें आपका जो सॉल्व करके निकालोगे वो क्या कैसे आएगा, ठीक। इसमें सबसे पहले आप करोगे क्या, सिंपल डिफ्लेक्शन क्या कर दोगे, जरा चेक करना, मैं बता रहा हूँ आपको। तो इसका आंसर आपको याद रख लो, ठीक है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन ना बहुत ज़्यादा घूमते हैं, तो अपने को डायरेक्ट याद होना चाहिए, क्योंकि सॉल्व करने का वहाँ पे उतना समय अपने को मिलेगा नहीं, राइट। जैसे इस टाइप का क्वेश्चन आया तो अपने को सॉल्यूशन याद रहना चाहिए। तो इसका आपका सॉल्यूशन आंसर है आपका ये वाला, ठीक, ठीक है, 5 WL³/48 EI, ठीक है, ये आपका यहाँ पे आंसर हो गया। अब नेक्स्ट आगे चलते हैं अपन, क्या बोल रहा है यहाँ पे जरा चेक करेंगे। ये बोल रहा है कि द मैक्सिमम डिफ्लेक्शन of simply supported beam effective span L and subjected to central concentrated load W, सेंट्रल में है ना, ऐसा सेंट्रल कॉन्सेंट्रेटेड लोड। तो ये तो सिंपल है आपका, इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, WL³/48 EI, बी इसका आंसर हो जाएगा 5.6 का बी। 5.7 में आपका क्या बोल रहा है, अ कॉन्सेंट्रेटेड लोड W एक्ट्स एट द सेंटर ऑफ सिंपली सपोर्टेड बीम ऑफ लेंथ L if the total load W is changed to a uniformly distributed load over the entire span, then then the ratio then the ratio of maximum deflection under concentrated load maximum mid span moment will be। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जरा चेक करते हैं। तो यहाँ पे सिंपली सपोर्टेड बीम बोल रहा है, जिसमें आपका एक तो है क्या, ये इस टाइप का, और दूसरा है आपका क्या, यूडीएल वाला, दूसरा यूडीएल वाला केस है। तो इस केस में तो आपको आपका आंसर क्या होता है, WL³/48 EI, और इस केस में आपका क्या होता है, इस केस में 384 EI, सॉरी मतलब मैंने वो कर दिया रेसिप्रोकल नहीं, इसका हो जाएगा 5WL³/384 EI, ठीक है। इसको डिवाइड आप करोगे दोनों को, रेशियो देखोगे तो इसका आ जाएगा 8/5, ठीक है, 8/5 याद रखना है अपने को, 8/5, ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ऐसे सिंपल आपके क्वेश्चन एसएससी जेईई में पूछते हैं, और ये सारे क्वेश्चन आपके ईएससी के है ना, पूरे पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। इनमें कोई भी ज़्यादा एकदम
क्या उठा के दे देता है, छोटी एग्जामों में सीधे सीधे उठा के आपको पूछ लिया जाता है, राइट। तो आपको यहाँ पे क्या है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यदि लगाते हो तो आपको एक फायदा हो जाता है कि ज़्यादा दिक्कत नहीं आती। चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक अपन यहाँ पे डिस्कस करते हैं, टॉर्सन ऑफ शाफ्ट एंड प्रेशर वेसल। ठीक है, बहुत मतलब छोटा सा टॉपिक है, इसे डिस्कस कर लेते हैं। 6.1 आपका क्या बोल रहा है, इफ अ सर्कुलर शाफ्ट इज सब्जेक्टेड टू अ टार्क एंड एक सर्कुलर शाफ्ट है ऐसी, ठीक है, टॉर्क से सब्जेक्टेड है और बेंडिंग मोमेंट एम, टॉर्क भी है और बेंडिंग मोमेंट क्या है आपका, एक एम भी है, मतलब एंड एम, राइट। फिर उसके बाद में बोलता है कि देन द रेशियो ऑफ बेंडिंग स्ट्रेस एंड मैक्सिमम शियर स्ट्रेस। ठीक है, आपका फार्मूला से आप इस इजीली निकाल सकते हो। ठीक है, तो इसको कैसे, इसका आंसर मैं बता देता हूँ। इसका फार्मूला आपका क्या है कि सिग्मा जो सिग्मा बेंडिंग का होता है, ठीक है, सिग्मा जो आपका बेंडिंग का होता है वो कितना होता है, 32 एम बाय पाई डी क्यूब, 32 एम बाय पाई डी क्यूब। और नेक्स्ट आपका जो टाउ होता है, ठीक है, टाउ, वो टाउ आपका क्या हो जाता है, 60 t/पाई डी क्यूब, राइट। तो ये अपने को याद रखना था, याद रखना है, ठीक है। 32 m/पाई डी क्यूब बेंडिंग मोमेंट है ना, बेंडिंग बेंडिंग में एन आ रहा है, मतलब एम आ रहा है, तो ये एम, ठीक है। तो 32 याद रहेगा, 32 और ये 16, 32 और 16, सीयर है तो 16, ऐसे याद रखो ना, सीयर है तो 16, ठीक है, बेंडिंग है तो 32, बेंडिंग है तो 32, सीयर है तो 16, ऐसे याद रखना है अपने को, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा इसका, 6.1 का सी, 2m/t, ठीक है। चलो नेक्स्ट बात कर लेते हैं अपन। नेक्स्ट में आपका क्या बोल रहा है यहाँ पे, द इक्विवेलेंट स्टीफनेस ऑफ टू स्पेरिंग ऑफ स्टीफनेस S1 एंड S2 ज्वाइनिंग इन सीरीज। ठीक है, अपन इसको सीरीज में क्या कर रहे हैं, ज्वाइन कर रहे हैं। तो इस केस में आपका आंसर क्या हो जाएगा, सीरीज में ज्वाइन करने के बाद में इसका जो आंसर आता है वो क्या हो जाएगा आपका, सिंपल, इसका आंसर होता है आपका S बराबर S1 S2 डिवाइड में S1 + S2, राइट, ये चीज हो गई। और S बराबर आपका हो जाएगा क्या, S1 + S2, ठीक है, ये हो गया S = S1 + S2 ये। तो इसका आंसर आपका हो गया यहाँ पर सिंपली ए वाला, राइट, यही चीज ना, S1 S2 डिवाइड में S1 + S2। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं, इन अ थिन सिलेंडर सेल द रेशियो ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस टू द हुप स्ट्रेस इज, राइट। तो इस केस में आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे चेक करेंगे कि इन 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 अ थिन सिलेंड्रिकल सेल द रेशियो ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस टू हुप स्ट्रेस, लॉन्गिट्यूडिनल और आपका हुप स्ट्रेस में करना होता है, तो बहुत ही सिंपल है। इसमें आपको क्या, तो आपको पता भी होगा यहाँ पे, जैसे लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस जो होता है वो कितना होता है और हुप स्ट्रेस कितना होता है। तो लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस की मैं बात करता हूँ यहाँ पे, तो लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस आपका यहाँ पे सिंपली सिग्मा टी बराबर, ठीक है, ये सिग्मा, ठीक है, पी आर प्रेशर, PR/2T, और हुप स्ट्रेस आपका हो जाता है हुप स्ट्रेस PR/T, ठीक है। दोनों का रेशियो लेंगे अपन, तो दोनों का रेशियो यदि लेते हैं तो दोनों का रेशियो आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे, 1/2, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो लॉन्गिट्यूडनल में आपका PR/2T और हुप स्ट्रेस में आपका PR/T, राइट, सिंपली ये हो गया आपका। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट में आपका क्या है यहाँ पर, देखो, एंगल ऑफ ट्विस्ट ऑफ सर्कुलर शाफ्ट अंडर द एक्शन ऑफ टॉर्सनल मूवमेंट, ठीक है, टॉर्सनल मूवमेंट की बात हो रही है, तो इसमें एंगल ऑफ ट्विस्ट मतलब कि थीटा बताना है आपको। थीटा क्या हो जाएगा आपका, सिंपली यही, तो क्या, तो इसका हो जाएगा TL/GJ, राइट।
TL/GJ। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे टॉर्सन वाला भी सब चैप्टर खत्म हो जाता है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके बाद में, देखते हैं यहाँ पे थ्योरी ऑफ कॉलम के बारे में। थ्योरी ऑफ कॉलम, ठीक है, थ्योरी ऑफ कॉलम की हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। द इक्विवेलेंट लेंथ ऑफ अ कॉलम ऑफ लेंथ L, ठीक है, द इक्विवेलेंट लेंथ ऑफ अ कॉलम ऑफ लेंथ L हैविंग बोथ एंड फिक्स्ड इज, इक्विवेलेंट लेंथ बताना है आपको, ठीक है, और दोनों एंड क्या है आपकी फिक्स्ड है, दोनों एंड आपकी फिक्स्ड है, राइट, और इक्विवेलेंट लेंथ बतानी है। तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, तो मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ। देखो, हर यहाँ पे चार चार बेसिकली कॉलम होते हैं, उसकी इक्विवेलेंट लेंथ होती है। तो यहाँ पे बोथ एंड फिक्स्ड में आपकी इक्विवेलेंट लेंथ L/2, दोनों को फिक्स कर दोगे तो 2 से डिवाइड भी करना पड़ेगा, ऐसे याद रख लो। दोनों को फिक्स करोगे तो 2 से यहाँ पे डिवाइड भी करना पड़ेगा लेंथ में, ठीक है। तो इसका तो आंसर L/2 हो गया। नेक्स्ट थोड़ा सा मैं अपन क्या और भी पता कर लेते, कुछ भी पूछ सकता है। बोथ एंड पिन हो गया है ना, पिन मतलब कि आपका इस तरीके का, ठीक है, बोथ एंड में आपने क्या कर दिया, पिन कर दिया, ठीक है, आपने ऐसा पिन कर दिया। तो यदि आपने पिन टोच दिया तो उसमें L हो जाएगा। पिन क्या होता है, एक ऐसा खड़ा वाला होता है ना, खड़ा वाला, ठीक है, तो वही उससे L याद रख लो, पिन में L, राइट। फिर उसके बाद में आपका क्या बोलता है, वन इन फिक्स्ड अदर इन पिन, एक फिक्स्ड और एक क्या हो गया, पिन हो गया। तो उस केस में आपका ये इसका और इसका कॉम्बो हो गया, ठीक है। तो सिंपल है आपका इसमें। फिर L/√2, कॉम्बो में L/√2, राइट। और उसके बाद में वन इंड फिक्स्ड अदर इंड फ्री, एक इंड फिक्स्ड रहेगा और अदर इंड आपकी फ्री रहेगी। तो उसमें क्या हो जाएगा, इसमें तो दुगुना हो जाता है ना, इसमें दुगुना हो जाता है सिंपली, ये फिक्स्ड होती है और अदर फ्री रहती है, 2L हो जाता है, राइट। चलो, ये था हमारा यहाँ पे पहला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बोल रहा है, द अलाउएबल स्ट्रेस इन अ लॉन्ग कॉलम कैन बी इंक्रीज्ड बाय इंक्रीजिंग द allowable stress in a long column can be increased by increasing the, यहाँ पे आप किसको इंक्रीज करोगे कि आपका क्या अलाउएबल स्ट्रेस इंक्रीज हो जाए। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका, तो यहाँ पे होगा क्या, रेडियस ऑफ गायरेशन, राइट। रेडियस ऑफ गायरेशन को आप यदि क्या करोगे, इंक्रीज करोगे, तो आपका स्ट्रेस जो है अलाउएबल स्ट्रेस और इंक्रीज हो जाएगा लॉन्ग कॉलम में, ठीक है। ये चीज हो गई। अब देखो, रेडियस ऑफ गायरेशन आपका क्या होता है, रेडियस ऑफ गायरेशन चेक करना आपका 7.2 का आपका सी ना, रेडियस ऑफ गायरेशन, ठीक है, ये चीज। चलो, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, सिलेंडरनेस रेशियो, यदि आप क्या करते हो, सिलेंडर रेशियो यदि आपने इंक्रीज किया तो डिक्रीज होएगा अलाउएबल स्ट्रेस। बट यहाँ पे रेडियस ऑफ गायरेशन आपका, यदि रेडियस ऑफ गायरेशन आप बढ़ाते हो तो आपका अलाउएबल स्ट्रेस भी बढ़ता है, राइट। चलो, ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका सी आंसर। नेक्स्ट बात करते हैं, buckling load for an axially loaded column with both end fixed is given by, जब बोथ एंड फिक्स रहेगा तो उसमें अब आपका बकलिंग लोड कितना होगा, क्या होगा इसका, 7.3 का, ठीक है। तो 7.3 का आपका हो जाएगा यहाँ पे सिंपली सी, ठीक है, 4 पाई स्क्वायर EI/L², ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, 4 पाई स्क्वायर EI/L²। उसके बाद में आपका नेक्स्ट क्या बोल रहा है, if A is the area of cross section and I is the moment of inertia of a given plane section,
देन रेडियस ऑफ गायरेशन इज गिवन बाय द फार्मूला। रेडियस ऑफ गायरेशन क्या होता है? तो बहुत ही सिंपल है आपका, रेडियस ऑफ गायरेशन आपका ये हो जाता है, ठीक है। रेडियस ऑफ गायरेशन, देखो रेडियस ऑफ गायरेशन में ना ये अंडर रूट होना बहुत जरूरी है। ये आई बाय ए तो होता है आई बाई ए, पर अंडर रूट आपका लगाना अंदर में, रेडियस ऑफ गायरेशन बोलते तो अंडर में रहता है, राइट, अंडर में। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं आपका सिंपली क्या बोल रहा है यहाँ पे, रेशियो ऑफ लेंथ कॉलम, रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ कॉलम to the minimum radius of gyration of the cross-sectional area of the column is known as, right, ratio of length of column to the minimum radius of gyration of the cross-sectional area of the column is known as, इसका क्या हो जाएगा, राइट 7.5 का आपका आंसर हो जाएगा सिंपली स्लेंडरनेस रेशियो, राइट, ठीक है। तो ये कैसे याद रखना है आपको, वही है ना ये तो, क्या देखो, अरे ये तो सिंपली आपका क्या हो गया, सिलेंडरनेस रेशियो आपका यहाँ पे सिंपल क्या हो गया, जरा देखो आप, अंडर रूट, ठीक है, ये आपका देखो के इंटू एल बाय आर, ये एल बाय आर होता है ना, ठीक है, तो यही आपकी क्या हो जाती है सिलेंडरनेस रेशियो। 7.6 में द इफेक्टिव सिलेंडरनेस रेशियो ऑफ कैंटिलीवर कॉलम, द इफेक्टिव सिलेंडरनेस रेशियो ऑफ कैंटिलीवर कॉलम इज, जो कैंटिलीवर कॉलम है उसका इफेक्टिव सिलेंडर रेशियो कितना होता है, तो इसका सिर्फ 2 होता है, ठीक है, 2L बाय आर। उसके बाद में 7.7 में आपका क्या बोल रहा है, द सिलेंडर्स रेशियो ऑफ कॉलम इज 0 व्हेन इट्स लेंथ, जो सिलेंडरनेस रेशियो होता है उस यदि वो 0 हो गया तो इसकी लेंथ में क्या प्रभाव पड़ेगा बोल रहा है, ठीक है। तो इसका सिंपली आपका हो जाएगा क्या, ठीक है, इट्स लेंथ इज सपोर्टेड ऑन ऑल साइड थ्रू आउट इट्स लेंथ, ठीक है, आपका डी आपका आंसर हो जाएगा। यदि 0 हो गया तो सिलेंडरनेस 0 हो गया, तो उसके वो सिलेंडरनेस 0 हो गया मतलब कि अब जैसे कि देखो एल बाय आर, ये 0 कब होगा, जब आपकी रेडियस ही 0 हो गई तब आप यहाँ क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो उस केस में आपका क्या हो गया, मतलब एल 0 हो जाएगा ना, यहाँ पे एल 0 हो गया तो पूरा ही 0 हो गया, तो उस केस में इज सपोर्टेड ऑन ऑल साइड थ्रू आउट इट्स लेंथ, ठीक है। लास्ट वाला बात कर लेते हैं 7.8, अ 40 सेंटीमीटर डायमीटर सर्कुलर टिम्बर, आपकी 40 सेंटीमीटर क्या है, अ 40 सेंटीमीटर डायमीटर सर्कुलर टिम्बर कॉलम 4 मीटर लॉन्ग, ये इस तरीके की आपकी क्या है कॉलम है, सर्कुलर कॉलम टिम्बर की, ठीक है, 4 मीटर है यहाँ से यहाँ तक के, और डायामीटर है उसका 40 सेंटीमीटर। अब उसके बाद बोलता है द सिलेंडरनेस रेशियो ऑफ द कॉलम इज, सिलेंडरनेस रेशियो ऑफ द कॉलम इज, तो इसको निकालने के लिए आपको क्या हो जाएगा, सिंपली आप क्या करो, देखो सबसे पहले आप रेडियस ऑफ गायरेशन निकाल लो, सबसे पहले क्या निकाल लो, रेडियस ऑफ गायरेशन निकाल लो, देन उसके बाद में सिलेंडरनेस रेशियो इजीली निकल जाएगा। चेक देखो मैं बता ही देता हूँ, देखना यहाँ पे रेडियस ऑफ गायरेशन का फॉर्मूला आपका अंडर रूट क्या होता है, अंडर रूट आपका आई बाय ए, ठीक है, अंडर रूट आई बाय ए हो गया, और यहाँ पे आपने आर की वैल्यू निकाल लो, कैसे, सर्कुलर है आपका तो पाई डी की पावर 4 हो जाएगा, डिवाइड में 64 आई हो जाएगा, और एरिया, एरिया वही पाई डी स्क्वायर बाय पाई बाय 4 डी स्क्वायर हो गया। यहाँ पे आपने सॉल्यूशन किया, सॉल्यूशन करने के बाद में आपका निकल कर आ गया क्या, डी बाय 4, आर की वैल्यू आपकी निकल के आ गई, सिलेंडरनेस रेशियो आपका क्या होता है एल बाय आर, और मल्टीप्लाई में के, तो के आपको यहाँ कुछ दिया नहीं है मतलब क्या 1 लेके चलना है, ठीक है 1, तो एल आपकी कितनी दी हुई है 400, राइट, 400 आपकी एल दे दिए लेंथ, और डिवाइड में आपका क्या हो जाएगा
डिवाइड में आपका, ठीक है, ये आर, आर क्या हो गया आपका d/4। तो d की वैल्यू आपकी 40 दे के ही रखा है, तो यहाँ पूरा सॉल्व करने के बाद में आपके पास निकल के आया क्या, 40। तो ये आपका डी आपका यहाँ पे आंसर हो गया। ठीक है, तो ऐसे आपको यहाँ पे सॉल्यूशन करना है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे कुछ अब इसके बाद में मिसलेनियस है ना, जो कि आपका कहीं कहीं से पूछ लेता है। ठीक है, तो उसके बारे में हम यहाँ पे चेक करते हैं। क्वेश्चन आपका पहला क्वेश्चन ही देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका, इफ टी इज द थिकनेस ऑफ एम एस, इफ टी इज द थिकनेस ऑफ एम एस प्लेट इन एम एम, राइट, इट इज द राइट। उसके बाद में बोलता है कि द स्टैंडर्ड वेट ऑफ द एम एस प्लेट पर स्क्वायर। इसको निकालने के लिए आप क्या करोगे, ठीक है, चलिए देखते हैं। सिंपली आपका करना क्या है इसको, कि यूनिट मास ऑफ स्टील आपको याद रखना है। यूनिट मास ऑफ स्टील, तो इसका यूनिट मास ऑफ स्टील कितना होता है, 7850 kg पर मीटर क्यूब। ठीक है, 785 kg पर मीटर क्यूब आपका क्या होता है, यूनिट मास होता है स्टील का, राइट। अब इसके बाद में आपका जो वेट होता है ना, वेट, वेट कितना होता है, वेट निकालने के लिए आप सिंपली क्या कर दोगे, पर स्क्वायर मीटर बोल रहे हैं ना, ठीक है, तो सिंपली आपका 7.85 हो जाएगा, 7.85 टी। तो आपको ये चीज़ याद रहेगी, तो आप सिंपली इसको टिक कर पाओगे क्या, 7.85 टी, राइट। तो ये चीज़ यूनिट मास जो होता है आपका, डेंसिटी बोलना चाहिए जिसको, डेंसिटी आपकी होती है कितनी, 7850, राइट। स्टील की जो डेंसिटी होती है वो कितनी होती है, किसी ने पूछ लिया तो 7850 याद रखना है, ठीक है, ये चीज़ अपने को पता रखनी है। अब नेक्स्ट इसके बाद में ये जरा चेक करना कि इसमें यहाँ पे ये क्या बोल के रखा है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये स्ट्रक्चर का क्वेश्चन है। ठीक है, अब पिन ज्वाइंट प्लेन, पिन ज्वाइंट प्लेन स्ट्रक्चर टू बी स्टैटिकली डिटर्मिनेट, पिन ज्वाइंट प्लेन स्ट्रक्चर to be statically determinate, the necessary condition is where m and r and j, ठीक है, m member unknown forces, ठीक है, member forces, number of unknown reaction and number of joints, ये सारी चीज़ आपको देखेगा। तो इसमें आपका जो फार्मूला होगा वो क्या हो जाएगा, ठीक है, तो इसमें से आपको फार्मूला बताना है कि कौन सा फार्मूला है। तो 8.2 का सिंपली ए है, ठीक, m प्लस आर 2j इक्वल्स टू 2j, राइट, ये चीज। अब नेक्स्ट आगे जरा देखेंगे, तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा, m प्लस आर इक्वल्स टू 2j। ठीक है, इसको याद रखने के लिए सिंपली क्या है आपका, पिन ज्वाइंटेड है ना, पिन ज्वाइंटेड प्लेन स्ट्रक्चर टू बी स्टैटिकली डिटर्मिनेट, द नेसेसरी कंडीशन इज वेयर m इक्वल्स टू यहाँ पे ये सारी चीज दे दिया है यहाँ पे, ठीक है। तो पिन ज्वाइंटेड यदि प्लेन ट्रस रहा, प्लेन स्ट्रक्चर रहा, ठीक, तो उस केस में आपका क्या हो जाएगा, मर तू जा, ठीक है, ये चीज याद रख लो, खत्म करो आगे। फिर आगे बात करते हैं द सिंपलेस्ट जियोमेट्रिकल फॉर्म ऑफ अ ट्रस, ठीक है, जो जियोमेट्रिकल फॉर्म होता है वो कौन सा होता है, सिंपलेस्ट, तो वो मेरे यहाँ पे हो जाएगा क्या, 8.3 का सी, ट्रेंगल, ठीक है, ट्रेंगल ही आपको ट्रस जनरली आपको देखने को मिलेगा, राइट। आगे चलते हैं हम जल्दी जल्दी, ठीक है। उसके बाद में आपका क्या बोला, द बीम सोन बिलो इज इनडिटरमिनेट ऑफ डिग्री, ठीक है, तो यहाँ पे डिग्री ऑफ इनडिटरमिनेंसी आपको बतानी है, तो ये वो कितनी हो जाएगी, कैसे निकालते हैं ये आपका, ठीक, 8.4 का अपन चेक करके बताते हैं। सिंपल, इसका डिग्री ऑफ स्टैटिक इनडिटरमिनेंसी निकालना है, तो इसके लिए आपको करना क्या पड़ता है, सबसे पहले आपको रिएक्शन देखनी पड़ेगी कि रिएक्शन आपकी कितनी है, इक्विलिब्रियम रिएक्शन, ठीक है। तो आपका क्या क्या हो जाएगा, इसमें आपके एक, इसमें एक, ठीक है, दो हो गए और यहाँ पे दो, राइट, तो ऐसे कितने हुए, चार, चार, ठीक है, और माइनस में आपका, तो माइनस में आपका दो हो जाएगा, तो यहाँ से अल्टीमेट आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, दो, राइट। तो ऐसे याद रख लो, ये दो लगे हुए है ना इसमें, तो ये दो की वजह से यहाँ पे आ गया आपका दो, राइट।
चलो आंसर हो गया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अपन। ठीक है, आगे में आपका क्या है यहाँ पर जरा चेक करना। द एंगल ऑफ ट्विस्ट ऑफ अ क्लोज्ड कॉइल हेलिकल। क्लोज्ड कॉइल हेलिकल है आपकी, क्लोज्ड कॉइल हेलिकल वाली, तो उसमें आपका जो टॉर्क है, एक्सियल टॉर्क, वो कितना हो जाएगा? तो इसमें आपका हो जाएगा डी। ठीक, 64 TDN बाय ईडी की पावर 4। 64 TDN, 64 TDN ईडी की पावर 4, 64 TDN ईडी की पावर 4, ये याद रखना, 64 TDN ईडी की पावर 4, राइट, 64 TDN ईडी की पावर 4, ये याद रख लेना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं आपका। नेक्स्ट में किसका, विच ऑफ द बीम गिवन, विच ऑफ द बीम गिवन इन द फॉलोइंग फिगर इज अ डिटर्मिनेंट बीम। ठीक है, डिटर्मिनेंट बीम। चलिए नेक्स्ट, यहाँ पे क्या बोल रहा है कि डिटर्मिनेंट बीम आपकी कौन सी है, तो आपको यहाँ पे डिटर्मिनेंट बीम बतानी कि कौन सी डिटर्मिनेंट बीम है, राइट। तो ये इसका हो जाएगा आपका 8.6 का ये वाली। ठीक है, ये है आपकी डिटरमिनेंट बीम, बाकी फिर इनडिटरमिनेंट है। ठीक, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज द रेशियो ऑफ, फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज द रेशियो ऑफ, जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी आपकी होती है वो किस किस का रेशियो होता है, तो बताना है आपको यहाँ पे सिंपली। फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज द रेशियो ऑफ बेयरिंग स्ट्रेस एंड बेयरिंग स्ट्रेस, वर्किंग स्ट्रेस, यील्ड स्ट्रेस एंड वर्किंग स्ट्रेस, टेंसाइल स्ट्रेस एंड जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी होता है वो आपका कैसे निकालते हो। ठीक है, ये सिंपल है आपका, यील्ड स्ट्रेस एंड वर्किंग स्ट्रेस। ठीक है, वाई एन डब्ल्यू, वाई एन डब्ल्यू से आपका निकल जाता है क्या, एफ। ठीक है, ऐसे याद रख लो, वाई बाय डब्ल्यू से एफ निकल जाता है, वाई बाय डब्ल्यू से आपका एफ निकल जाता है। ठीक है, ये याद रखना है भाई, क्वेश्चन यदि आता है तो आपको छोड़ना नहीं है। ठीक है, उसके बाद में जरा चेक करते हैं आगे 8.8 का। 8.8 में आपका क्या बोल रहा है कि द बीम सोन इन फिगर, द बीम सोन इन फिगर, ठीक, फ्री कैंटिलीवर बीम, सिंगल ओवरहैंगिंग बीम, डबल ओवरहैंगिंग बीम, प्रॉप्ड कैंटिलीवर बीम, तो ये कौन सी बीम है? ठीक, तो 8.8 का आपका यहाँ पे बी, सिंगल ओवरहैंगिंग बीम, सिंगल ओवरहैंगिंग बीम, राइट। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं 8.9 का। 8.9 में क्या बोलता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डायमेंशनलेस क्वांटिटी। कौन होती है यहाँ पे डायमेंशनलेस क्वांटिटी? मोड वेलोसिटी नहीं होती, स्ट्रेस भी नहीं होता, शियर फोर्स भी नहीं होता, यहाँ पे क्या होता है, स्ट्रेन। ठीक है, सी इसका आंसर हो जाएगा, सिंपल है था ये तो। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये क्या बोल रहा है, सिंपली सपोर्टेड आरसीसी बीम ऑफ स्पान एल, सिंपली सपोर्टेड इस तरीके की आपकी आरसीसी, ठीक है, लोडेड विद द डाउनवर्ड एक्टिंग यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड होगा। ठीक है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। नेक्स्ट आगे बढ़ा देते हैं इसे। चलिए, तो यहाँ पे हो जाएगा क्या, distributed load of intensity W kilonewton per meter over its entire length. Which of the following orientation of T beam is preferred of resist bending? बेंडिंग को रेजिस्ट करने के लिए आपका कौन सा यहाँ पे जो सेक्शन है वो प्रीफर करोगे? ठीक है, तो 8 पॉइंट आपका 10 है यहाँ पे, तो इसका हो जाएगा आपका बी, राइट। सिंपली आपका इसी तरीके से आपकी बीम आप टी बीम ऐसी देखने को मिलती है। ठीक, उसके बाद में क्या पड़ा, इन स्ट्रक्चर केबल एंड वायर्स आर यूज्ड जनरली एज टू रेजिस्ट शियर स्ट्रेस, टेंशन मेंबर का, कंप्रेशन मेंबर, फ्लेक्सर मेंबर, किसके लिए आपका ये रेजिस्ट करता है? ठीक है, तो इसका तो सिंपल है आपका 8.11 का टेंशन मेंबर। ठीक है, टेंशन मेंबर की तरह वो एक्ट करता है केबल, क्योंकि आप देखते होंगे ना ऐसा रहता है, तो इस टेंशन ही तो आता है वहां पे खाली। नेक्स्ट में आपका क्या, मोमेंट ऑफ इनर्शिया रेक्टेंगुलर सेक्शन शोन इन फिगर, इसका आपको क्या बताना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया BD³/12, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं ना। 8.12 का 8.12 का आपका BD³ अरे भाई 8.2 का क्या बोल रहा है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रेक्टेंगुलर सेक्शन। ठीक, तो आपका 8.12 का BD³/3, ये कैसे होगा यहाँ पे, BD³/3, ना ना ये गलत है, ये आपका BD³/12 ही हो जाएगा। और आपका यहाँ पे क्या बोलता है, सेक्शन मॉडुलस, नहीं, सेक्शन मोमेंट ऑफ एरिया, यूनिट सेकेंड मोमेंट ऑफ एरिया, सॉरी सेकेंड मोमेंट ऑफ एरिया, मतलब कि आई की बात कर रहा है, मतलब mm⁴, ये आपका आंसर हो जाएगा बी वाला, राइट। तो ये था हमारा यहाँ तक का चैप्टर। नेक्स्ट हम बात करेंगे
ध्यान से चेक करना। आई बराबर आई सी, ये देखो वो वाला जो क्वेश्चन था हमारा BD³/12 वाला, उसका यहाँ पे सॉल्यूशन दिया हुआ है। ठीक है, तो आई सी जी ये जो है वाला BD³/12 यहाँ पे होता है, और फिर इधर जो ए एक्स स्क्वायर करके जो निकालते हैं उसमें आपका एरिया BD हो जाता है, और जो आपका ये है D/2 का स्क्वायर करके अपन यहाँ पे निकाल लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे BD³/3 इसका आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। तो ये RCC का है लेक्चर। ठीक है, तो इसको अपन देखते हैं। ठीक है, अभी तक के लिए इस वीडियो का एंड यही है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तो तब तक के लिए आपको करना क्या है भाई, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और बेल आइकन को जरूर दबाइए, कमेंट करना ना भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।